प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कक्षा 11वीं गणित में प्रश्नावली 1.1 की थी। आज उसके आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं होते उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें एक से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हम ये देखते हैं कि एक से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है और इसलिए ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। इसको हम लिख सकते हैं एक से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह से रिक्त समुच्चय की परिभाषा होगी एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। अब रिक्त समुच्चय का प्रदर्शन, तो रिक्त समुच्चय को हम संकेत फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या मझला कोष्ठक खाली बना देते हैं। तो इस तरह से या तो इस संकेत का हम प्रयोग करेंगे या फिर इस संकेत का। ये दोनों संकेतों का प्रयोग रिक्त समुच्चय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या परिमित होती है, अर्थात अगर हम उनकी गिनती करना चाहें तो गिन सकें, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अब परिमित समुच्चय के उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए a बराबर यदि हम लेते हैं 1 2 3, तो ये एक परिमित समुच्चय है क्योंकि इसके अंदर जो है तो 3 अवयव हैं। हम इनकी गिनती भी कर सकते हैं 1 2 3 अवयव। और इसी तरह से और भी उदाहरण है परिमित समुच्चय के, जैसे b बराबर हम कर दें लाल नीला। अब जो कि रंगों के नाम हैं, तो यहाँ पर इसके अवयवों की संख्या 2 है और यह एक परिमित समुच्चय है। अब आगे आते हैं अपरिमित समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित हो, अर्थात हम जिसकी गिनती ना कर पाए, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अपरिमित समुच्चय का उदाहरण देखिए, जैसे हम लिखते हैं c बराबर 1 2 3 और यहाँ डैश 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 कर दें। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं, और कैसी संख्याएं, ये सभी प्राकृत संख्याएं। तो इस तरह से ये जो समुच्चय कहलाएगा एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित है। इसके बाद आगे है समान समुच्चय। तो जो समान समुच्चय, इक्वल सेट इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है उन्हें हम समान समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम लिखते हैं a बराबर 1 2 3 व b बराबर 1 2 3, अर्थात जो अवयव इस समुच्चय में है वही अवयव इसमें है, तो ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं समान समुच्चय का। मान लेते हैं कि इसमें हम c बराबर लिखते हैं 1 4 9 और यहाँ d बराबर लिखते हैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है, ये दोनों भी क्या है, समान समुच्चय। समान समुच्चय होने के लिए
न केवल अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए बल्कि वही अवयव होना चाहिए दोनों समुच्चयों में। अब इसके बाद हम आते हैं प्रश्नावली 1.2 में। ये एनसीईआरटी की बुक की प्रश्नावली 1.2 है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हमें इसमें बताना है कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसमें से पहले का पहला प्रश्न है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हमको विषम संख्याएं देखनी है जो कि 2 से भाज्य हैं। तो आपको पता है कि विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं हमारे पास नहीं है और इसलिए यह रिक्त संख्याओं का उदाहरण है। दूसरा है इसमें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी सम संख्याएं जो कि अभाज्य हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो संख्या 2 है सम भी है और अभाज्य भी है, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें एक अवयव हमें मिल जाएगा। बाकी की सारी सम संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि 2 से तो विभाजित हो ही जाएंगी। लेकिन यदि हम बात करें संख्या 2 की, तो जो संख्या 2 है वो जो है एक अभाज्य संख्या है और यह एक सम संख्या भी है। और इस प्रकार से जो सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय है ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं कहलाएगा। वहीं देखिए तीसरा प्रश्न है, पहले का तीसरा। इसमें देखिए x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है x छोटा है 5 से और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। हम यहाँ देखते हैं कि इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो, क्योंकि यदि वो 5 से छोटी है तो निश्चित तौर पे 7 से बड़ी नहीं हो पाएगी और यदि वो 7 से बड़ी कोई संख्या है तो वो 5 से छोटी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। इसी तरह से चौथा है y इस प्रकार है कि y किसी भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। हम देखते हैं कि 2 समांतर रेखाओं में कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते, तो ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन अपरिमित है। तो दूसरे का पहला है इसमें हमें ये बताना है कि कौन से समुच्चय परिमित है और कौन से अपरिमित है। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम ये देखते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं जो कि परिमित हैं और इसलिए ये उदाहरण परिमित संख्याओं का परिमित समुच्चय कहलाएगा, परिमित समुच्चय। अब दूसरा है, इसी में दूसरे का दूसरा है 1, 2, 3 डैश डैश डैश। चूंकि इसके अवयव अपरिमित हैं इसलिए यह अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तीसरा 1, 2, 3 डैश 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 99, 100। चूंकि इसके अवयव 100 तक जा रहे हैं अर्थात परिमित हैं तो इस तरह से एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। चौथा 100 से बड़े सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने हैं इनकी संख्या असीमित है और इसलिए अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। जबकि पांचवा प्रश्न 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। चूंकि ये 99 से छोटे हैं इनकी गिनती हम कर सकते हैं और इसलिए परिमित संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित। तीसरे का पहला x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्या आप बता सकते हैं कि x अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं हो सकती हैं। हम ये देखते हैं कि जैसे ये x अक्ष है
और ये y अक्ष है, और प्रश्न ये है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर रेखाएं देखिए, ये भी x अक्ष के समांतर एक रेखा है, ये भी एक x अक्ष के समांतर रेखा है। इस तरह से आप ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, यानी आप अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हो। तो इस तरह से ये अपरिमित संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। तीसरे का दूसरा प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको जितने भी अक्षर दिए हैं तो वो तो निश्चित है, फिक्स है, मतलब इनकी संख्या 26 है, तो ये जो है परिमित है, और इसलिए जो है तो ये परिमित समुच्चय का उदाहरण कहलाएगा। तो इस तरह से आप इसके आगे के प्रश्न करेंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन a बराबर b है, कौन नहीं है। देखिए चौथे का पहला, इसमें है a बराबर ABCD, और b बराबर DCBA। अब इसमें ये बताना है कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जो अवयव समुच्चय a में है वही अवयव समुच्चय b में है। इसमें a है, इसमें भी a है, b इसमें है, b इसमें भी है, c इसमें है, c इसमें भी, d इसमें, इसमें। ध्यान दीजिए समुच्चय के अंदर अवयवों के क्रम का कोई महत्व तो नहीं होता, आप किसी भी क्रम में इनको लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो अवयव समुच्चय a में है वही अवयव समुच्चय b में है, और इसलिए जो है तो a बराबर b होगा। इसमें a बराबर b लिख सकते हैं। अब ये भी लिख सकते हैं कि समुच्चय a व b के अवयवों की संख्या समान है, इसलिए a बराबर b। इसी तरीके से देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया है a बराबर 4, 8, 12, 16, और इसमें 8, 4, 16, 18। हम ये देखते हैं कि b का अवयव 18 a में नहीं है, इसलिए a बराबर b नहीं होगा। और इसका जो तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है। और इसमें b बराबर x इस प्रकार है कि f सम धन पूर्णांक है और x छोटा या बराबर है 10 से। इसमें जो समुच्चय b दिया है वो इस तरह से x इस प्रकार है कि x सम धन पूर्णांक है x सम धन पूर्णांक है और x छोटा या बराबर है 10 से। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, हम इसको सारणीबद्ध रूप में कर लेते हैं क्योंकि हमारा समुच्चय भी सारणीबद्ध रूप में है। तो इस तरह से हम इसको अगर सारणीबद्ध में लिखें तो हमें ऐसे धन पूर्णांक लिखने पड़ेंगे जो कि 10 से छोटे हैं या बराबर हैं और साथ ही साथ सम धन पूर्णांक। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि हमको मिलेगा 2, 4, 6, 8 और 10। तो इस तरह से ये देखते हैं कि हमें सम संख्याएं लेनी है और साथ में धनात्मक पूर्णांक भी लेने हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इस तरह से जो सम धन पूर्णांक है, सम संख्याएं हैं और साथ ही साथ धनात्मक भी हैं और 10 से छोटी या बराबर है, वो 2, 4, 6, 8 और 10 होंगे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो a के अवयव हैं वही b के अवयव हैं, तो इसलिए a बराबर b। इस तरह से इसके आगे वाले प्रश्नों को आप करेंगे। अब पांचवा प्रश्न देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं, कारण सहित बताइए। पांचवे का पहला देखें, इसमें a बराबर दिया है 2, 3,
और b बराबर दिया है x इस प्रकार है कि x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल है। अब ये जो लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, हमको इसको सारणीबद्ध में करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके हल देखते हैं। तो इसके जब हम हल करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको 2 और 3 नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले, ये तो डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए दोनों धनात्मक है और धनात्मक संख्याओं को अगर आप यहाँ पे रखेंगे और इसमें हल करके संतुष्ट कराएंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4 और यहाँ 5 दूनी 10 तो 10 4 14 6 20 जो है तो 0 बराबर। इसी तरह से धनात्मक संख्या 3 भी संतुष्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से इसका जो भी हल होगा वो तो कंफर्म है कि 2 3 नहीं होगा। तो इसके अंदर 2 3 नहीं आएगा, इसमें 2 3 है तो दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। फिलहाल अगर हम इसको हल करके देखते हैं कि इसके क्या उत्तर हो सकते हैं, तो हम इसको रफ में अलग से हल कर लेते हैं, जैसा कि कक्षा 10 में आपने किया था गुणनखंड विधि या सूत्र विधि से। चलिए इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे हल करें तो ये देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। गुणनखंड देखना है, गुणा करो तो 6 आए, जोड़ो तो 5 आए। 3 और 2 संख्याएं हैं तो इसको हम कर सकते हैं इस तरह से कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर हम आगे हल करें तो इससे x कॉमन, इससे 2 कॉमन, x कॉमन लेने पर x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेने पे ये आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस तरह से x प्लस 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये निकलेगा जब x धन 3 0 के बराबर होगा तो x बराबर ऋण 3 मिलेगा और जब x धन 2 0 के बराबर होगा तो x बराबर ऋण 2 मिलेगा। इस तरह से ऋण 3 और ऋण 2 इसके हल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -3, -2। माने जो समुच्चय B का सारणीबद्ध रूप है वो -3, -2 है। अब हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि जो इसके अवयव 2 3 है वो इसमें नहीं है और इस तरीके से समुच्चय A और B बराबर नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि समुच्चय A व B में अवयवों की संख्या समान नहीं है, इसलिए A बराबर B नहीं। क्योंकि समुच्चय A व B में अवयव अलग अलग हैं, इसलिए A बराबर नहीं है B के। इस तरह से हमने कारण सहित इसको बताया कि यहाँ पर ये दोनों युग्म समान नहीं है। तो इसी तरह से इसका B नंबर है। X इस प्रकार है, X शब्द फॉलो का एक अक्षर है, Y शब्द उल्फ का एक अक्षर है। तो इसको आप कर लेंगे, जब आप इसको लिखेंगे तो F, O, L, W और दूसरे में भी यही आएगा W, O, L, F। तो ये दोनों में एक जैसा आएगा तो दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे। इसी तरह से छठवां है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं उप समुच्चय। देखिए उप समुच्चय है क्या। तो यदि एक समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है तो A B का उप समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि यदि हम A बराबर 1 2 3 ले लें और B बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से, इस समुच्चय में हम ये देखते हैं कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव 1 2 3, ये 1 इसमें है, 2 भी है, 3 में, अर्थात समुच्चय A के सभी अवयव
समुच्चय बी में है, और इस स्थिति में हम इसको कह सकते हैं कि ए समुच्चय है बी का। और सांकेतिक रूप में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए उप समुच्चय है बी का। तो ये उप समुच्चय के लिए अब एक इसमें स्पष्टता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास a बराबर 1 2 3 है, और मैं फिर से यही चीज लिखता हूँ a बराबर 1 2 3। अब हम ये देखते हैं कि इसमें a के अवयव 1 2 3 खुद a में 1 2 3 है, मतलब a का प्रत्येक अवयव a में है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि a उप समुच्चय है a का। अब इस तरह से ये जो कहलाएगा, तो ये उचित उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। उप का मतलब छोटा, ये अनुचित उप समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि हकीकत में ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय है, बराबर है। तो यहाँ पर ये उचित उप समुच्चय नहीं होगा, अनुचित उप समुच्चय होगा, जबकि इसमें ए बी का उचित उप समुच्चय है। तो उचित के लिए क्या होना चाहिए कि इसके अवयव ए के अवयव बी से कुछ न कुछ कम होने चाहिए, तब जाकर के ए जो है बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। अच्छा, अब कुछ ऐसा भी हो सकता है, एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 7 लिख दें। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि इसका अवयव 7 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर ए बी का उप समुच्चय नहीं है, और इसको हम इस तरह से काट देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं ए उप समुच्चय नहीं है बी का, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। यहाँ पर जो अवयव अभी हमने 7 ले लिया है, ये 7 इसमें नहीं है। तो इस तरह से ये संकेत है लिखने के। अच्छा, अब एक चीज और, यहाँ पे जब कभी भी ए बी का उप समुच्चय होगा तो बी ए का अधि समुच्चय होगा। जैसे यहाँ पर हमने ये लिया था 1 2 3, तो ये इस स्थिति में क्या था कि ए उप समुच्चय था बी का, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी अधि समुच्चय है ए का। उप समुच्चय को अंग्रेजी में सबसेट बोलते हैं, इसको बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पर ये बी ए का अधि समुच्चय को सुपरसेट कहते हैं, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। तो इस तरह से आगे हम ये देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है। यदि परिमेय संख्याएं q हैं, वास्तविक संख्याएं r हैं, तो q उप समुच्चय है r का। और यहाँ पे जो वास्तविक संख्याएं हैं समिश्र संख्याओं का उप समुच्चय है। ये समिश्र संख्याएं आप अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे यदि हम इनको संकेतों के रूप में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संग्रह n उप समुच्चय है z का पूर्णांकों का, और पूर्णांक जो है परिमेय संख्याओं का उप समुच्चय है यानी q का, और परिमेय संख्याएं q जो है उप समुच्चय है वास्तविक संख्याओं r की, और जो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय t है वो उप समुच्चय है वास्तविक संख्याओं r का। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो प्राकृत संख्याएं n है वो उप समुच्चय नहीं है अपरिमेय संख्याओं t। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब कल इसके आगे हम फिर चर्चा करेंगे।